नमस्कार। आज हम एक ऐसे दौर की गहराई में उतर रहे हैं जहां शौर्य और राजनीति ये दोनों धाराएं महाराष्ट्र की जमीन पर टकरा रही थीं। जी हाँ, बड़ा दिलचस्प दौर था वो। हाँ, हमारा विषय है मराठा सरदारों का युग और खास तौर पर भोसले घराने का उभरना। ये सारी जानकारी हमें मिली है मराठा सरदारों का शौर्य और भोसले घराना नाम के लेख से। हाँ, उसी लेख के अंशों पर हम आज बात करेंगे। तो हमारा मकसद क्या है? हम समझना चाहते हैं उस वक्त के महाराष्ट्र का माहौल, मतलब वो राजनीतिक उठापटक, समाज कैसा था, और ये जानना चाहते हैं कि इन मराठा सरदारों की भूमिका क्या थी। बिल्कुल। और फिर कहानी के केंद्र में आएंगे भोसले परिवार। उनकी जड़ें कहाँ से शुरू हुईं, ये भी देखेंगे। लेख की शुरुआत ही होती है उस समय की उथल-पुथल से, बीजापुर के आदिल शाह और अहमदनगर के निजाम शाह। हाँ, इन दोनों सल्तनतों के बीच तो जैसे हमेशा ही जंग छिड़ी रहती थी। सही कहा, महाराष्ट्र तो जैसे युद्ध का मैदान ही बन गया था। बिल्कुल। लेकिन इसी माहौल में एक दिलचस्प बात दिखती है। एक तरफ संत थे अजुभक्ति और इंसानियत का संदेश फैला रहे थे। और दूसरी तरफ थे ये वीर मराठा सरदार, जिन्होंने महाराष्ट्र में बहादुरी की, मतलब शौर्य की एक मजबूत परंपरा खड़ी की। हाँ, शौर्य परंपरा जैसे कहते हैं। तो सवाल उठता है कि ये मराठा सरदार असल में थे कौन? इनकी क्या खासियत थी? देखिए, ये बड़े जीवट वाले लोग थे। शूरवीर, साहसी और सबसे बढ़कर अपने स्वामी के प्रति वफादार। स्वामी भक्ति ये इनके लिए बहुत अहम थी। अच्छा। युद्ध के मैदान में कमाल का पराक्रम दिखाना, अपनी जान पर खेलकर लड़ना, ये उनके लिए शान की बात होती थी, गर्व की बात। हाँ, लेख में उनके वो पहनावे और हथियारों का भी जिक्र है। हाथ में भाला, कमर पर तलवार, घोड़े पर सवार जवान, एक तस्वीर सी बनती है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि उन्हें ताकत कहाँ से मिलती थी। असल में आदिल शाह और निजाम शाह जैसे सुल्तानों को उनको अपनी फौज के लिए लड़ाकों की जरूरत थी। अच्छा। तो वे इन मराठा वीरों को अपनी सेना में भर्ती करते थे, उन्हें सरदार का ओहदा लेते थे। मतलब एक तरह का सैन्य लीडर या कमांडर समझिए। सरदार का ओहदा, हाँ। और कभी कभी तो उन्हें जागीरें भी इनाम में मिलती थी। जागीर, इसका मतलब क्या था उस वक्त? ये जमीन होती थी? हाँ, जागीर का मतलब था जमीन का एक बड़ा इलाका। जिसे ये जागीर मिलती थी, वो सरदार उस इलाके से राजस्व यानी टैक्स वसूल कर सकता था। ओ। बदले में उसे सुल्तान के लिए जरूरत पड़ने पर अपनी सेना के साथ हाजिर होना पड़ता था। तो जागीर मिलना मतलब इज्जत और ताकत दोनों मिलना। और वो खुद को राजा समझने लगते थे? हाँ, अक्सर ये सरदार खुद को अपनी जागीर का एक छोटा मोटा राजा ही मानने लगते थे। अपनी जागीर में उनका ही हुक्म चलता था। अच्छा, तो कई सरदार घराने रहे होंगे उस वक्त फिर? हाँ, कई थे। जैसे सिंदखेड़ के जाधव, फलटन के निम्बालकर, मुधोल के घोड़पड़े, जावली के मोरे, और इन्हीं में से एक थे एलोरा के भोसले। एलोरा के भोसले, जिनकी कहानी पर हम आगे आएंगे। जी। और सिंदखेड़ के जाधव का जिक्र खास तौर पर जरूरी है क्योंकि वे देवगिरी के पुराने यादव शासकों के वंशज माने जाते थे। अच्छा। और शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई, वो इन्हीं जादव घराने की बेटी थीं, लखूजी जाधव की। ये तो बहुत अहम जानकारी है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी सामने आता है जिसके बारे में लेख बताता है। ये सरदार इतने बहादुर थे, पर उनमें आपस में ही फूट थी, ऐसा? बिल्कुल। ये कड़वी सच्चाई है उस दौर की। उनमें आपसी दुश्मनी बहुत थी। वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते थे। मतलब एक होके नहीं लड़ते थे? नहीं, लेख साफ कहता है कि उनमें ये सोच थी ही नहीं कि संगठित होकर मिलकर अपने लोगों के भले के लिए कुछ करें। उनकी वफादारी या तो अपने सुल्तान तक थी या फिर अपनी जागीर तक। किसी एक मराठा पहचान या साझा मकसद के लिए नहीं थी उस वक्त। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी इतनी बहादुरी, इतनी ताकत, वो शुरुआत में किसी और के काम आ रही थी, सुल्तानों के। हाँ, काफी हद तक यही हुआ। उनका शौर्य, उनका बलिदान अक्सर उन सुल्तानों के लिए होता था जिनकी वो नौकरी करते थे। आदिल शाह या निजाम शाह, ये उनकी मजबूरी भी थी और उस दौर की राजनीति का हिस्सा भी। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उनका योगदान बहुत बड़ा था। उन्होंने महाराष्ट्र में शौर्य की परंपरा को जिंदा रखा। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये तो है। उनकी बहादुरी ने हजारों नौजवानों को लड़ना सिखाया, उनमें वीरता की भावना जगाई। और इसी माहौल में, इसी परंपरा से निकलकर एलोरा का भोसले घराना वो खास तौर पर बहुत बहादुर साबित हुआ। तो चलिए अब भोसले परिवार पर ध्यान देते हैं। इनकी कहानी की शुरुआत एलोरा की मशहूर गुफाओं के पास घृष्णेश्वर मंदिर से जुड़ी है। क्या किस्सा है ये? हाँ, घृष्णेश्वर मंदिर करीब 400 साल पुरानी बात है। ये मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बहुत ही बुरी हालत में था। अच्छा, जीर्ण शीर्ण अवस्था में? बहुत ज्यादा।
लेख बताता है कि दीवारें गिर रही थीं, दरारें पड़ गई थीं। हालत इतनी खराब थी कि मंदिर का पुजारी भी छोड़कर चला गया था। बिल्कुल वीरान पड़ा था मंदिर। ओह, और फिर मालोजी राजे भोसले सामने आए? हाँ, मालोजी राजे भोसले, वो एलोरा गांव के पाटिल थे, यानी गांव के मुखिया, और बहुत बड़े शिव भक्त भी थे। शिव भक्त? जी, वो रोज मंदिर जाते थे, नियम से पूजा करते थे। जब उन्होंने मंदिर की ये दुर्दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने खुद आगे बढ़कर इसका जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने खुद करवाया? हाँ, मजदूर लगवाए, टूटी दीवारों की मरम्मत करवाई, पूरी व्यवस्था ठीक की और मंदिर की जो खोई हुई शान थी उसे लौटाया। ये उनके चरित्र को दिखाता है। एक तरफ गहरी धार्मिक आस्था, दूसरी तरफ नेतृत्व क्षमता और काम पूरा करने का जज्बा। मालोजी राजे अकेले नहीं थे, शायद उनके भाई भी थे। बिल्कुल। उनके पिता का नाम था बाबाजी राजे भोसले और उनके छोटे भाई थे विठोजी राजे। विठोजी राजे? हाँ, लेख इस बात पर जोर देता है कि मालोजी राजे और विठोजी राजे दोनों भाई बड़े कर्तव्यनिष्ठ और शूर थे, बहादुर थे। उनके पास अपने हथियारबंद मराठा सैनिकों की टुकड़ियां भी थीं। अच्छा, तो वो सिर्फ पाटिल ही नहीं थे, सैनिक सरदार भी थे एक तरह से। हाँ, छोटे पैमाने पर ही सही, पर थे। तो ये वो समय था जब भोसले परिवार धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहा था। लेकिन राजनीतिक माहौल तो अब भी वैसा ही था, अस्थिर। बहुत ज्यादा अस्थिर। उत्तर से मुगल बादशाह जो थे, वो निजाम शाही सल्तनत पर नजर गड़ाए बैठे थे। उसे हड़पना चाहते थे। निजाम शाही को? हाँ, निजाम शाह की राजधानी तब दौलताबाद हुआ करती थी और वहां उनका एक बहुत ही काबिल वजीर था, मलिक अंबर। मलिक अंबर, इनका नाम तो सुना है। हाँ, मलिक अंबर खुद भी बहुत पराक्रमी और समझदार शासक माना जाता था। और इसी मलिक अंबर की नजर इन भोसले भाइयों पर पड़ी। बिल्कुल। मलिक अंबर दौलताबाद के पास ही एलोरा के इन भोसले भाइयों मालोजी राजे और विट्ठोजी राजे की बहादुरी और काबिलियत को पहचान गया। उसने देखा कि ये लोग सिर्फ बहादुरी नहीं बल्कि भरोसेमंद भी हैं। तो इसका नतीजा क्या हुआ? क्या इससे भोसले परिवार को फायदा मिला, उनकी तरक्की हुई? बिल्कुल, बहुत फायदा हुआ। मलिक अंबर ने निजाम शाह से इन भाइयों की सिफारिश की। निजाम शाह ने भी उनकी बहादुरी की कदर की और मालोजी राजे को पुणे और सुपे परगनों की जागीर दे दी। पुणे और सुपे की जागीर, ये तो बहुत बड़ी बात रही होगी। हाँ, परगना मतलब एक प्रशासनिक इलाका, कई गांवों का समूह। ये वाकई एक बहुत बड़ी बात थी। इस जागीर से भोसले परिवार की आमदनी बढ़ी, उनकी ताकत बढ़ी और उनका रुतबा भी। उनका घर वैभव से भर गया, ऐसा लिखा है। और परिवार भी बढ़ रहा था इस दौरान। हाँ, मालोजी राजे की पत्नी थी उमाबाई। वो खुद एक बड़े सरदार घराने से थीं, फलटन के निम्बालकर परिवार से। अच्छा, निम्बालकर परिवार से। जी। और उनके दो बेटे हुए, शाहजी और शरीफ जी। ये दोनों नाम आगे चल के इतिहास में बहुत अहमियत रखेंगे। शाहजी और शरीफ जी। लेकिन फिर एक दुखद घटना हुई। मालोजी राजे ज्यादा समय तक इस जागीर का सुख नहीं भोग पाए, है ना? दुर्भाग्य से नहीं। जब शाहजी सिर्फ 5 साल के थे तब इंदापुर में एक लड़ाई हुई। इंदापुर की लड़ाई? हाँ, और उसी लड़ाई में मालोजी राजे वीरगति को प्राप्त हुए। ये भोसले परिवार के लिए यकीनन एक बड़ा झटका था। बहुत बड़ा। ऐसे मुश्किल वक्त में परिवार को किसने संभाला फिर? शाहजी तो बहुत छोटे थे। उनके छोटे भाई विठोजी राजे ने बड़े भाई की जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने न सिर्फ अपने भतीजों शाहजी और शरीफ जी की परवरिश की देखभाल की, बल्कि उनकी जागीर की भी हिफाजत की। अच्छा, तो विठोजी राजे ने सब संभाला? हाँ। और उन्होंने ही शाहजी राजे के विवाह का प्रस्ताव भी रखा था जिजाबाई के साथ। हाँ, विठोजी राजे ने ही शाहजी राजे के लिए सिंध खेड़ के लखुजी राव जाधव की बेटी जिजाबाई का हाथ मांगा था। जैसा हमने पहले बात की, लखुजी राव जाधव निजाम शाही के बहुत बड़े और ताकतवर सरदार थे। हाँ, आपने बताया था। उनके पास अपनी बहुत बड़ी सेना थी और निजाम शाह के दरबार में उनकी बड़ी इज्जत थी, बड़ा सम्मान था। तो ये रिश्ता आसानी से हो गया? एक बड़े सरदार की बेटी? हाँ, लखुजी राव ने प्रस्ताव मान लिया। शाहजी राजे और जिजाबाई का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि 2 अहम मराठा घरानों का गठबंधन भी था। सही। लेख में कहा गया है कि जिजाबाई भोसले परिवार की लक्ष्मी बनकर आईं, और वाकई उनका आना भोसले परिवार के लिए बहुत शुभ साबित हुआ आगे चलकर। पिता की मृत्यु के बाद शाहजी राजे को उनकी जागीर मिली होगी, फिर निजाम शाह ने दी। हाँ, निजाम शाह ने मालोजी राजे की जागीर उनके बेटे शाहजी राजे को सौंप दी। शाहजी राजे भी अपने पिता और चाचा की तरह ही बहुत बहादुर और काबिल निकले। कम उम्र में ही? हाँ, बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अपनी पहचान बना ली और निजाम शाह के दरबार में उनका भी बड़ा सम्मान होने लगा। पराक्रमी थे वो।
लेकिन लगता है चुनौतियां कम नहीं हुई। अब कौन सा नया संघर्ष शुरू हो रहा था उनके सामने? अब निजामशाही पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा था। मुगल बादशाह ने तय कर लिया था कि निजामशाही को खत्म करके उसे मुगल सल्तनत में मिलाना है। ओह, सीधा मुगलों से टक्कर। हाँ, और इस काम में उनका साथ दिया बीजापुर के आदिल शाह ने भी। यानी निजामशाही अब दो तरफ से घिर रही थी, मुगल और आदिल शाह। बाप रे, ऐसी मुश्किल घड़ी में निजामशाही को बचाने के लिए कौन आगे आया? मलिक अंबर और शाहजी राजे भोसले, इन दोनों ने मिलकर बड़ी बहादुरी और मजबूती से दृढ़तापूर्वक मुगलों और आदिल शाह की मिलीजुली फौजों का सामना किया। मलिक अंबर और शाहजी राजे। जी, अहमदनगर के पास भातवड़ी नाम की जगह पर एक जबरदस्त लड़ाई हुई। भातवड़ी की लड़ाई। हाँ, ये बहुत निर्णायक लड़ाई थी। इसमें मलिक अंबर और शाहजी राजे की सेना ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए मुगल और आदिल शाही सेनाओं को हरा दिया। ये निजाम शाही के लिए एक बड़ी जीत थी। अच्छा, जीत गए वो। हाँ जीत गए, लेकिन इस जीत की कीमत भी चुकानी पड़ी। इसी लड़ाई में शाहजी राजे के भाई शरीफ जी मारे गए, वीर गति को प्राप्त हुए। ओ, शरीफ जी मारे गए और शाहजी राजे का क्या हुआ? शाहजी राजे ने इस लड़ाई में इतनी जबरदस्त वीरता दिखाई कि उनकी शोहरत चारों तरफ फैल गई। उन्हें एक महान योद्धा, एक शूर सेनानी माना जाने लगा। निजामशाही दरबार में उनका रुतबा, उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। लेकिन यहाँ एक मोड़ आता है। इस कामयाबी का एक अलग ही नतीजा निकला है ना? जैसा अक्सर होता है सत्ता के गलियारों में। बिल्कुल। शाहजी राजे की बढ़ती हुई शोहरत और ताकत देखकर मलिक अंबर को उनसे जलन होने लगी, ईर्ष्या। मलिक अंबर को? अपने ही साथी से। हाँ, वो शाहजी राजे को शायद अपने लिए खतरा समझने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ता गया, रिश्ते खराब होते गए, वैमनस्य पैदा हो गया। तो फिर शाहजी राजे ने क्या किया इस माहौल में? इस बढ़ते हुए मनमुटाव और असुरक्षा के माहौल में शाहजी राजे ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने निजामशाही छोड़ दी। छोड़ दी? हाँ, छोड़ दी, और अपने पुराने दुश्मन यानी बीजापुर के आदिल शाह की नौकरी कर ली। आदिल शाह के पास चले गए। क्या आदिल शाह ने उन्हें स्वीकार कर लिया, दुश्मन के सरदार को? आदिल शाह ने उनका स्वागत किया। वो शाहजी राजे की काबिलियत जानता था। उसने न सिर्फ शाहजी राजे को अपनी सेवा में रखा, बल्कि उन्हें सर लश्कर की उपाधि भी दी। सर लश्कर मतलब? सर लश्कर मतलब सेना का सर्वोच्च सेनापति, कमांडर इन चीफ समझिए। ये बहुत बड़ा सम्मान था। तो जब शाहजी राजे जैसे काबिल सरदार निजामशाही छोड़कर चले गए, तब वहां क्या हालात बने? निजामशाही का क्या हुआ? निजामशाही की हालत और खराब हो गई। शाहजी राजे के जाने के कुछ समय बाद मलिक अंबर की भी मौत हो गई। मलिक अंबर की भी मौत हो गई? हाँ, उसका बेटा फतह खान नया वजीर बना, लेकिन वो अपने पिता जैसा काबिल नहीं था, बल्कि लेख उसे धूर्त बताता है। उसके राज में निजामशाही का पतन और तेज हो गया। दरबार में साजिशें होने लगी और मुगलों के हमले का खतरा और बढ़ गया। हालत बद से बदतर होती गई। जी। तो क्या शाहजी राजे हमेशा के लिए आदिल शाही में ही रहे? नहीं, यहाँ कहानी में एक और मोड़ आता है। जब निजामशाही की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और सल्तनत बिल्कुल बर्बादी के कगार पर पहुंच गई, तब खुद निजाम शाह की मां ने निजाम शाह की मां ने? हाँ, उन्होंने शाहजी राजे को संदेश भेजा, उनसे प्रार्थना की, मिन्नत की कि वो वापस आकर निजाम शाही को बचा लें। और शाहजी राजे मान गए, इतनी कड़वाहट के बावजूद भी? हाँ, अपनी पुरानी सल्तनत की ये दुर्दशा देखकर और निजाम शाह की मां के अनुरोध पर शाहजी राजे आदिल शाही की नौकरी छोड़कर वापस निजाम शाही में लौट आए। वो एक बार फिर निजाम शाही को बचाने की कोशिश करने लगे। कमाल है। तो इस पूरी कहानी को समेटते हुए हम क्या कह सकते हैं? क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? देखिए, हमने देखा कि ये दौर भारी उथल पुथल का था। मराठा सरदार बहुत बहादुर थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनमें एकता की कमी थी और उनकी ताकत अक्सर दूसरों की सल्तनतों को, मतलब आदिल शाही या निजाम शाही को बचाने या बढ़ाने में लग रही थी। हाँ, ये बिखराव सा दिखता है। जी। इसी बिखरी हुई शक्ति के बीच भोसले परिवार ने धीरे धीरे अपनी जगह बनाई। पहले मालोजी राजे, उनकी वो धर्मपरायणता और नेतृत्व क्षमता, फिर विठोजी राजे की वफादारी और सूझबूझ, और फिर शाहजी राजे। और फिर शाहजी राजे की असाधारण सैन्य प्रतिभा और वो राजनीतिक दांव-पेच खेलने की क्षमता, इन सब के मेल ने उन्हें अहमियत दिलाई। उनकी जागीर बढ़ी, प्रतिष्ठा बढ़ी। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि ये दौर, ये सारे संघर्ष और ये बदलते समीकरण, ये किसी बड़ी घटना की, किसी बड़े बदलाव की जमीन तैयार कर रहे थे। बिल्कुल सही। ये लेख हमें यही दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत बहादुरी, पारिवारिक वफादारी और राजनीतिक जरूरतें, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। ये सरदार भले ही अलग अलग सुल्तानों के लिए लड़ रहे थे, पर अनजाने में ही वे एक ऐसी योद्धा संस्कृति को मजबूत कर रहे थे। हाँ।
और ऐसे हालात बना रहे थे जहां भविष्य में कोई ऐसा नेतृत्व उभर सके जो इस बिखरी हुई ताकत को शायद एक दिशा दे पाए, एक साझा मकसद दे पाए। तो एक तैयारी का दौर था एक तरह से, कहा जा सकता है। और यहाँ श्रोताओं के सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। हमने शौर्य की बात की, राजनीतिक समझ की बात की, लेकिन सोचिए इस जबरदस्त मराठा ऊर्जा को, इस ताकत को सिर्फ अलग अलग सुल्तानों की सेवा से हटाकर किसी एक साझा लक्ष्य, एक स्वतंत्र पहचान की तरफ मोड़ने के लिए शौर्य और राजनीतिक चतुराई के अलावा और किन गुणों की जरूरत पड़ी होगी? क्या चीज थी जो शायद अभी तक गायब थी? ये सोचने वाली बात है। किस चीज की जरूरत थी जो इस पूरी तस्वीर को बदल सकती थी?